पहली चीज जो है कि इंटरव्यू में आपको बहुत रटी रटाई चीजों पे बात नहीं करनी है, ठीक है ना। एक Yes, जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है हर क्वेश्चन पे और हर कॉन्सेप्ट पे, वो आपको बात करनी है। यदि आपको स्पेसिफिकली वो ये मेंशन करते हैं कि आप उसके प्रोविजन को मुझे बताएं या बेयर प्रोविजन को ही बताएं, फिर आप बताएं। जनरली yes, आपसे कोई डिफिनेशन पूछी जा रही है और आप उसका एक जनरल सेंस बता दो पहले, और यदि yes, उसकी कोई डेफिनेशन आपको याद है तो फिर उसकी डेफिनेशन आप मेंशन करें। बेयर प्रोविजन याद है वो आपके लिए बेस्ट है, नहीं याद है तो एक yes, जनरल सेंस में आंसर करिए आप। लेकिन आप बिल्कुल ब्लैंक हैं या गेस वर्क कर रहे हैं तो आपका स्टक होने का चांस पूरा yes, है ना। तो सर ने जैसा yes, बताया था कि पहले ही लेक्चर में कि आपसे जब से कोई क्वेश्चन पूछे तो पहली चीज तो क्वेश्चन को बहुत अटेंटिवली सुनो, और सुनने के बाद yes, 2 3 4 सेकंड में उसकी फ्रेमिंग कर लो अपने माइंड में कि आपको बताना क्या था। और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्पेसिफिक आंसर करने का प्रयास करिए आप बोर्ड में। yes, जितना पूछा जा रहा है उतना ही आंसर करिए आप, है ना। किसी क्वेश्चन पे आपका नॉलेज बहुत है, अब आप चुप हो ही नहीं रहे। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ध्यान से सुनेंगे तभी ये काम कर पाएंगे, अदरवाइज पूछा कुछ और जाएगा, बताएंगे कुछ और आप। तो yes, 1 2 सेकंड 3 सेकंड में आप ये आंसर फ्रेमिंग कर लीजिए अपने माइंड में कि आपको बताना क्या है, पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन फिर से रिकॉल कर yes, लीजिए, है ना। नहीं तो आधा yes, क्वेश्चन बताने के बाद आप पूछ रहे हैं कि सॉरी सर क्या क्वेश्चन पूछा था आपने, ठीक है। yes, ये सब चीजें नहीं करनी है, और ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी, और इसी के लिए सर जो है आप लोग को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। yes. हेलो स्टार्ट करें नाडू जी। सर यू प्रणाम। स्टार्ट। सर प्रणाम। स्टार्ट। थैंक यू सर। तो नंदिनी तुम्हारा ही पहला नंबर था या मोनिका का? नंदनी का, हम दोनों का आज ही था। नहीं आज नहीं, उसमें सीक्वेंस होगा, जस्ट वेट मिनट। नंदनी का पहले था। नंदिनी का पहले है। Yes, so medium English. आपका इंग्लिश है, ओके। इंट्रोड्यूस योर Yes. सेल्फ। So my name is Nandini. I'm from Begusarai, Bihar. I have been brought up and I have done my schooling from Begusarai itself, and then I have done my graduation in from LNMU, and then after I have completed my LLB from LNMU in 2019. इन 2019? Yes. एंड आफ्टर 2019 व्हाट हैव यू डन? So since from 2019, I'm preparing for judicial examinations and APO. सो यू आल्सो अपीयर्ड इन यूपी जुडिशरी, आई No, सपोज। sir, I'm not appeared in UP judiciary. ओनली यू अपीयर्ड इन बिहार जुडिशरी। Yes, sir, I have only appeared in Bihar. ओके, so have you read IPC, Indian Penal Code? Yes, sir, I have. Because the first time in a Bihar it is introduced in a APO syllabus. Yes, sir. Okay. And who has revised the Indian Penal Code which was drafted by the Lord Macaulay? Sorry, sir, I don't read. Okay. I'll wait. What is the dishonest intention? The dishonest intention has been defined under Section 23 of Indian Penal Code. This says uh, uh, if any person who
wrongfully gain something for which he is not entitled, and make a wrongful loss to another for which that person is not entitled. And it is a necessary in all conditions. It just make a loss to another person. No, sir, it's not necessary that every condition is. Okay, what is the dishonest intention? Tell me any offense, the name of offense in which this intention is used as a mens rea. Yes. Under section 378, that is theft, in that section, dishonest intention as a mens rea has been used. Mens rea is used. Yes. Very good. And what is the valuable security? The valuable security is defined under section 30 of Indian Penal Code. It says a document, a document which gives any right, uh, right, यानी सर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट जो किसी राइट के बारे में कोई राइट देती हो या कोई किसी तरह की राइट के एक्सटिंग्विशमेंट के बारे में बताती हो या सॉरी सॉरी सर नॉट एबल टू So sell deed is a valuable security or not? Sale deed is a valuable yes security or not? yes yes sir it is valuable security. How? How it is a valuable security? Sir because in sale deed it is about seller's right that the the So you are not very comfortable to speak in English or you are unable to frame a sentence. This is the matter of the language or this is the matter of content? self contained. Okay. So how many kinds of a punishment in existing or original IPC? So in original IPC there were 6 kinds of punishment, but later on one of them transportation for life has been omitted. Omitted. Yes, uh, yes, and commuted in life sentence. What is the commutation? Yes. Commutation of a punishment. What does it mean? सर जब किसी शॉर्ट पीरियड के लिए उस सेंटेंस को कम कर दी जाती है. So why you are not speaking in English? Okay. What are the restrictions which is imposed on the right of private defense? Sir, under section 99 of Indian Penal Code, there are some restrictions about it. When that private defense cannot be used against public officer or any person who is doing any act or purporting to act under the collar of a public officer. So here the mention that one term is color of office. What is the meaning of this color of office? Sir, it means any person who has been designated as a public officer, who is not public officer but designated as the power
public office. So this is the meaning of the color of office. Suppose I am arresting officers, investigating officer, I am going to arrest you. I am just starting to beat you. So in this case, you have a right of private defense or not? And you have committed the offense of theft. No, sir. In this situation, you have a right of private defense or not? No, sir. Okay. You don't have. Yes. Okay. What is abatement? Sir, any person when any person who instigate or provoke another person by aid, by instigation, or by conspiracy, it is said to uh, do abatement. Abatement of things. Yes. So why it is written abatement of a things? Why not abatement of an offense? What is it? Okay. Section 144 of the CRPC is very prevalent and oftenly it is used by the state. Okay. So what is this? Section 144. Yes, sir. I don't. I'm not able to recall this provision right now. It is Have you about read the case curfew. of Madhu Limay versus District Yes, sir, Magistrate Munger? yes, yes. So what are the guidelines which is propounded by the Honorable Supreme Court in this case? Because you are Sorry, belongs sir. from the Munger, that's why I'm asking. Yes, sir. Sorry, I didn't remember right now. I'll read upon it. Okay. What is a police report? The police report is given under section 1723 of Code of Criminal Procedure. It says when after investigation and a statement when after investigation and investigation of an offense, police makes a report on the basis of his investigation or statements recorded under section 161. It is and submitted to the magistrate, which have jurisdiction of the offense. So police report is defined under the section 173 according to you, right? No, sir, it is not defined. A related provision is there. So my question was, what is the definition of police report? Sorry, sir. Section 2 R of the CPC define the police report. Yes, Okay. yes, yes, This. yes. Okay. What are the preventive provisions under the CRPC? Not the punitive provisions, a preventive provision. Oh, sorry, sir.
Okay. Just tell me your favorite subject or a favorite topic in which you are more comfortable and you are very confident. You So evidence. evidence. Yes. Would you like to mention any specific topic? Chapter two. Chapter two. Yep. Relevancy of the fact, Yes. right? Yes. Okay. So, what is the evidentiary value of the expert opinion? So evidentiary value of expert opinion is of corroborative nature. So it can be divided into two parts: data evidence and uh, another is on experts' opinion. Data evidence has a strong probative value, but ocular, the evidence which is given by the expert is not have such a value. For example, in case of if a expert opinion is given on DNA report, then it has a high probative value because it is uh, because no person can So, change. expert only give the DNA record, Yes, yes, not any other type of scientific evidence. No? yes. So, what are the grounds on which expert opinion can be taken by a court? So, Section 45 mention about it. It's art, science, foreign law, fingerprints, handwriting, signature. It is. So, why you are specific yourself only to the DNA? So, DNA. So not only DNA. I was just bifurcating experts' opinion in two parts. That is data evidence and whatever opinion he is given by expert on the basis of Okay, its skill. my last question, okay, Nandini. My last Yes, question is yes, characters include yes. The character what? include both. Character include both reputation and disposition of general nature. It has been What is the given under disposition? What is a disposition? so disposition can be a bad character. Okay. Thank you, sir. Thank you, Nandini. Thank you, sir. I think there is a network issue from the sir side. So I continue to Nandini, okay? Yes, So here the character is only for the accused or victim also under the Indian Evidence Act, which is mentioned in your section 52-55. Here the character is relevant yes. only to the accused or victim also. So both accused and the victim. Both. Yes, Are you sure? oh, sorry. No, sir.
Okay. Just tell me the one sections relate to the conclusive proof. Section Anyone. 41 of What Indian is Evidence. what is the provision under the section 41? The judgment as to probate, admiralty. It is. Okay. And judgment relating to probate and admiralty. What says this? It says that if any judgment is given relating to probate or admiralty, it will be a conclusive. Okay. What is a privileged communication? The privileged communication are those communication which are prohibited from disclosing, or any person who wants to disclose it, they are prevented from disclosing. And what is a professional communication? The professional communications are those communication which are made between wakils, wakil and clients, or by attorney of leaders with their clients. Okay, one last question from my side. Sure, sir has also joined. Okay. So, how you can reduce the dowry? And is there any suggestion? Yes, sir. Sir, for reducing dowry, we have to make stricter laws, and and uh, illit illiteracy rate should be, people should be literated, that they should not take a dowry. It is like selling your sons or daughter. So, literacy is a factor of the dowry. Do you think this? Because there are so many literate persons like IAS officers and judicial magistrate also taking the dowry. So, where is the literacy is a factor? Sir, what in society, sir, they think that if they have a, So, harsher or a stricter law can also reduce any kinds of an offense. Do you think this will help? Okay. Thank you, Nandini. thank Sir, pranam. जी प्रणाम मनोज सर शुड आई स्टार्ट Sir, yes, sir, good evening, sir. अपने बारे में थोड़ा सा बताइए अच्छा योर मीडियम ऑफ इंटरव्यू इज इंग्लिश आई सपोज Yes, sir. टेल मी अबाउट योरसेल्फ अबाउट योर हॉबीज स्पेशली Sir, my hobbies are traveling and cooking. traveling and cooking okay have you understood the character and profile of the job that you are aspiring for the post of APO Yes, what is the nature of job that you would require to perform what are the duties
Sir, the duty of APO is to represent a state in criminal matters. Okay, exactly what you would be doing? You would be arguing against the defense. Sir, I have to put all the facts and the evidences before the court against the accused. Okay, okay, very well. You would use the terms facts and evidences. Yes. So, what are the two kinds of evidences which are relevant for trial? Yes. Oral evidence and documentary evidence. Okay, which of the two is Yes. superior? Yes. The documentary is said to be best evidence. Oral evidence cannot contradict documentary evidence. Very well, very absolutely right. What is an oral evidence? Give me an example. So, for example, uh, X uh, if X is a person who said before the court that he saw Y killing Chad, it is oral evidence of X. Okay. Have you heard about the power of summons? Yes, sir, Summon, I have. summon. Yes, yes, sir. When does the court resort to this practice of issuing summons? कब जरूरत पड़ती है कोर्ट को? When the court requires to issue summons. Sir, to recall any witness or accused. Very well. Have you heard about the phrase discovery and inspection? Yes, sir. When is needed? When is it needed? Sir, when court have knowledge or uh, uh, when court have knowledge that there is some document or anything which is required by court, then Who is supposed to give inspection? the district magistrate. Okay, okay. So, what do you think are the qualities that are required to be a good APO? Sir, it has an APO has a good communication skill. Must be aware with landmark cases or Supreme Court or Honorable High Court's cases, and must have gone through the facts of the cases thoroughly. It must be aware with electrical equipments or latest technology. You want to say electronic equipments, digital equipments. Yes. Okay, okay, okay. I think sir would have already tested you for your core knowledge. My job is to guide you about communication and presentation and all. How important is Yes. how important for an APO is honesty in discharging his or her functions? Uh, Sir, the job of APO is, I think, one of the is based on one of the principle of natural justice, that no one should be condemned unheard. So I think it should be honest. It's Yes, he should be honest. Absolutely right. He should be honest. He or she should be honest. Why? Why do you think there is a provision of cross examination? Why is cross examination required?
So the purpose of cross-examination is to check the veracity of the statement given by the accused, by the by the person who has been examined, that what he has said is truth or not. And why do you think leading questions are allowed in cross examination but not in examination in chief? Sir, in examination in chief, what happens the witness has to say the whole uh, whole thing, what happened, or sorry, No, no, think about it. You tell me. In examination in chief, leading questions are not allowed. But there is no such restriction during cross examination. Why? ऐसा क्यों किया I होगा? think I think that there may be chances to fabricate maybe it has been fabricated a its own story so that leading questions are asked in cross Hmm. examination. So I'll That is say precisely a very simple answer, and you are there. yes. Absolutely right. So I did not have the occasion to look at your family background, and perhaps they don't ask about family background, do they? No, no, sir, they don't. They don't have the knowledge of your family background. Okay, but they do have the knowledge of your educational background. Yes, Okay, so what was the year in which you completed your law graduation? 2019. 19. And thereafter, Yes. Thereafter, I'm preparing for judicial exams and APO. in which exams have you appeared and what was the consequence? Sir, first exam in 31st Bihar Judiciary, I have appeared, and uh, uh, I was disqualified from 2 marks in preliminary test. And after then, I appeared in Bihar Assistant Prosecution Officer examination, and thereafter, recently I have appeared in 32nd Bihar Judicial examination and hoping for the best. Do you think that for the proper and effective discharge of your duties as an APO, if you are selected, a sound understanding of Constitution of India is also necessary? Yes, sir, it is necessary. Why? What is the use of constitutional knowledge for an APO? Sir, constitutional law is the fundamental basic law of the land, and another is that there are certain provisions which one must to know as an FU. Okay, so is this your dream job or your dream job is something else? No, sir, it is my dream job. So if you get selected in this examination, then you will not be trying any further for any other exam. Should I understand it that way? Sir, not any other exam, but I'll definitely appear in judicial examination. Very well. Then obviously that should be your dream job, not this one. Sir, both are my dream jobs. Yes, yes. Why not? Why not? One can have two dream jobs. There's no problem in that. But sir, Yes, as Ojan sir always asks, I'm also asking you. He yes, obviously, if you get selected in both, you will go for the judiciary. yes. Yes, yeah, absolutely. So, sir always asks that if you are anyways going to get to judiciary only, then do you not think that by coming to APO and then occupying a particular seat, you are actually snatching the seat of somebody who might be in need more than you are? No, sir, I don't think so, because if I have ability,
then only I get that post. And if I go there, then obviously APO seat will be getting. Okay. Okay, fine. Fine. Tell me, what is your view on the latest amendments which are being proposed? Are these amendments necessary, or the existing law was always sufficient? I am talking of, you know the laws that I am talking of. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. It is necessary because it is, in my view, it is demand of the society. All right. Why would the society be demanding a reform? Do you know what are the reforms proposed or amendments proposed? Yes, sir. Name Sir, any three. sir, yes, sir. There are many things. Just name three. Sir, first, terrorist related provisions, which was not in the old IPC. Second is technology friendly, and the third is the that it talks about justice, not only punishment. Okay, that's okay. What are the three important habit changes you would like to make you more efficient, more effective, and a better person? Tell me three things that you would like to change in yourself. Sorry, sir, I have a thought about it. You think, take your time and tell me. Or you think you are perfect, there is no change required. No, sir, I'm not perfect. Where do you think you are lacking? If you are asked to assess your personality, tell me one, two, three areas where you think you can improve substantially. Sir, I have trust issues. You have? I could not hear you. Trust issues. Trust issues. That's fine. That's very, very honest of you. Very well. Anything else Yes, that you think you can do better? yes, sir. Communication. You can learn to communicate better, maybe. Yes, yes, sir. Isn't it? Isn't it? Yes, sir. Yeah, that is Yes, sir. two. You told me one, I Yes, told you one. I helped you with one. Tell me another one. sorry, sir. That's all right. That's absolutely all right. So, have you heard about the story of, if I can say story, it's a legend, it's itihasa. But have you heard about Mahabharata? Yes, Okay. So there was some property dispute, was it? yes, sir. Can say. Where did it all start? What was the property dispute in Mahabharata? Sir, how, how far I remember, it was that Pandavas were given a small piece of land, and Kauravas have a entire kingdom, and one more incident was disrob disrobing Draupadi in the Sabha. So if today's laws were applicable, which section under which law would have helped the Pandavas?
Sir, 354 IPC, 354 of IPC. What is that? See, I'm not expert. I really don't know about IPC. That's why I'm asking. Yes. Insulting the modesty of a woman. But that will not apply to the property dispute, now. That will be a civil dispute, isn't it? Yes. We are not even talking about that unfortunate incidents. We are talking about the property dispute. So civil law will Yes. apply. Which law? Which law governs partition of Uh, property between offsprings and progenies? the CPC would apply. Hmm. Okay. Okay. Fine. Traveling and cooking. You told traveling and cooking are your hobbies. Tell me about Yes. the last good place that you think you visited and you enjoyed thoroughly. The last time I visited Varanasi. Okay. Varanasi. Yes, sir. Okay. And when you travel, then do you also tend to learn about the place, or it is kind of just go there and have free time and enjoy the enjoy being at the place, and that is it, or you have some curiosity to know about the place? Yes, sir. I have curiosity to know about that place. So what is so special about Varanasi? Sir, there is a Vishwanath temple and Ganga Aarti. Both are very famous as well. Okay, okay. Why is the name of that place Varanasi? Sorry. Okay. Do you also not know that it is one of the most, if not the most ancient city of the world? Yes, sir. It is. Yes, So what is so charming about Varanasi or Kashi? Is there any mythological? No, I should not say mythological. Spiritual or religious importance of the city? yes, sir. Uh, one of the that is Manikarnika Ghat, and there is also one story behind it that during the time of a destroy, when they when Lord Shiva destroyed the earth, it kept Varanasi on its threshold. Okay, ठीक है. I'll not bother you much, but just know that people say that somebody who dies at Kashi attains moksha. That is why Kashi is so important, if I understand correctly. ठीक है. That will be all from my side. I'll request others to take. सर, थैंक यू सर। आई होप सर मेरी आवाज सुन रहे हैं आप। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, आ रही है। हेलो सर, प्रणाम। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। सर प्रणाम, आप शुरू करें सर। तो हम तो क्या नाम है इनका, पहले कुछ परिचय इनके बारे में Yes, तो हम sir. कुछ सुन नहीं पाए थे। हाँ, बस ठीक है सर। अब Good evening. आप अपने हिसाब से क्या लें नाम सर। है आप आपका? Sir, Nandini. Nandini. कहाँ से ला किया है आपने? Sir, LNMU, Darbhanga, Bihar. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? Sir, Begusarai, Bihar. बेगूसराय, बिहार। LLM भी कर रखा है आपने? No, sir. LLM नहीं किए हैं। अच्छा, LLM नहीं किया। कब की पास आउट हैं आप? सर 2019। 2020 की। वेरी नाइस। 19। आप ये बताइए, आपका कैमरा तिरछा है कि आप तिरछी बैठी हैं? इस तरह क्यों बैठी हैं आप?
नो सर, कैमरा कैमरा। एक बार आप खड़े होकर के पीछे से कुर्सी पे आके बैठिए। यस। कुर्सी के पीछे से आइए, कुर्सी के पीछे से। यस। ठीक। नंदनी, आपके इंस्टीट्यूट का पूरा नाम क्या है? फुल नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूट? यस, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये ललित नारायण कौन थे? सॉरी सर, नहीं। आप दरभंगा से हो? नो सर, बेगूसराय। बेगूसराय से हैं? यस। बेगूसराय जिले में कोई एक बहुत फेमस चीज बताई है जिसको ऑल ओवर इंडिया के लोग अच्छे से जानते हो, वेल नोन हो। यस सर। सर, कांवड़ लेक है, जो कि हाल ही में जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। बरौनी ऑयल रिफाइनरी भी तो है वहां पे। यस। यस। चलिए, कौन सा सब्जेक्ट आपने आज पढ़ा है? आज बताइए ना। हम आपके बगल से ही बोल रहे हैं, अभी आप बेगूसराय से बोल रहे हो? नो सर, अभी अररिया में। अच्छा, अररिया में है। तो अभी यस। चलिए, आपने आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है? सर, एविडेंस। एविडेंस। यस। व्हाट इज एविडेंस? सर, एविडेंस इज अ फैक्ट। सर, साक्ष्य वो है जो किसी चीज को प्रूव करता है या डिस्प्रूव करता है। और सबूत क्या है? प्रूफ क्या है? सबूत क्या है फिर? प्रूफ, सर, जब जिस चीज के लिए हम साक्ष्य देते हैं और उससे कोई चीज साबित हो जाती है तो उसको हम प्रूफ कहते हैं। अच्छा, प्रूफ से साबित होती है चीजें कि एविडेंस से वो साबित होती है कोई चीज? सर, एविडेंस से साबित होती है नो, कोई चीज। इसको सही से समझ लीजिए। यस। एविडेंस इज द रिजल्ट ऑफ प्रूफ। यस। ओके। यस। 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 प्रूफ, एविडेंस इज द रिजल्ट ऑफ प्रूफ। सबूत का परिणाम साक्ष्य होता है, साक्ष्य का परिणाम सबूत नहीं होता है। ठीक है। यस। यस। एक्सपर्ट किसे कहा जाता है जी? सर, एक्सपर्ट तो वो पर्सन होते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज होता है, स्किल होता है, वेरी और नाइस, वेरी गुड। किसी चीज के बारे में उनके पास एक्सपीरियंस होता है। अ, वो चाहे किसी क्या वो किसी चीज का गहन अध्ययन करके या फिर किसी चीज को ऑब्जर्व करने के बाद आता है उनके पास। एक्सपीरियंस या लर्निंग से आप ये कहना चाह रही हैं? किसी ये व्यक्ति सिर्फ दोनों। यानी कि विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जिसके पास अध्ययन या अनुभव से किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में उसको विशेषज्ञता हासिल हो जाती है। आप यही कहना यस। चाह रही हैं? यस। अच्छा, ये रेलिवेंट फैक्ट जो है वो किस सेक्शन से किस सेक्शन के बीच में दिया हुआ है? द रेलिवेंट फैक्ट सेक्शन 6 से 55 तक में दिया हुआ है। ये रेलिवेंट फैक्ट होता क्या है? सर, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि जब कोई फैक्ट सेक्शन 6 से सेक्शन 55 के बीच में किसी तरह से फॉल करता हो तो उसको हम रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड, बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। आप बता रही हैं कि आज आप एविडेंस एक्ट पढ़ के आई हैं। यस। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है उसे कैसे हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम कैसे साबित करते हैं?
दस्तावेजी साक्ष्य को हम कैसे साबित करते हैं? यस सर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम दो तरीके से साबित कर सकते हैं, एक प्राइमरी एविडेंस है और दूसरा सेकेंडरी एविडेंस। अच्छा, सेकेंडरी एविडेंस से कब कर सकते हैं? सर, जब सेक्शन 65 में बताया गया है कि कब कब सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। अगर आपको एक दो परिस्थितियां याद हो तो बताइए, हमें अच्छा लगेगा सुन के। यस सर, पहला है कि जब प्राइमरी एविडेंस ना हो, दूसरा है कि जो पर्सन सेकेंडरी एविडेंस देना चाह रहा है वो ओरल एविडेंस दे सकता है उस चीज की, और तीसरा है कि जो एविडेंस डॉक्यूमेंट वो देना चाह रहा है वो अपोजिट पार्टी के पोजीशन में है और अपोजिट पार्टी को नोटिस किया गया फिर भी वो नहीं दे रहा, या फिर चौथा है कि अगर वो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट हो। काफी गहन अध्ययन आपने किया है लग रहा है। आप एविडेंस में एक टर्म आता है, Yes, रूल ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन का, मृत्युकालिक कथन yes, का नियम। तो पहले तो आप yes. हमें ये बता दीजिए कि डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है? सर, जब कोई पर्सन ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है, या ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में जो कि उसकी डेथ का कारण है, उसे हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, एक आदमी है जो उसको पता नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, यस और वो बताता है कि फला ने हमको गोली मारी है, पैर में लगा है, और उसके बाद वो मर जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि मैं मर जाता हूँ, मैं मर जाऊंगा। तो क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन होगा? क्या आप नंदिनी, आपने हमारा प्रश्न समझा सही से कि मैं फिर से पूछूं? आपने हमारा प्रश्न समझा है कि मैं फिर से पूछूं आपसे? हेलो? ये सर, वो नेटवर्क आपने इशू। हमारा अच्छा, आपने हमारा यस सर, प्रश्न सुना था कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर, वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। आप कहना ये चाह रहे हैं कि व्यक्ति जो कथन करता है उसे यस सर, मृत्यु की आशंका, उसे डाउट है हो या ना हो कि उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन वो जो कथन कहता है उसको मान लिया जाएगा अगर वो मृत्यु के कारण से संबंधित है तो। यस, यस सर। और यदि वही आदमी इंग्लैंड में रहता तो क्या होता? सर, फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन अगर उसके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं होता तो वो नहीं माना जाता। बहुत ही अच्छा, बेहतरीन। और मैं आपसे चार छह सवाल और पूछ रहा हूँ, फिर हम चाहेंगे कि आप हमारी जूनियर बन करके आइए। यस सर। ठीक है, बिल्कुल एकदम आपका स्वागत है हमारे कैडर में। आपका हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। थैंक यू आप सर। देखिए, और चलिए बाद में मैं अपने बारे में बताऊंगा। आप ये बताइए, कंप्लेंट क्या होता है? व्हाट इज कंप्लेंट? सर, कंप्लेंट सेक्शन 2C ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में डिफाइन किया गया है। नो नो नो, कोई फिर से सोचिए। 2C है कि 2D है? 2D। 2D में है। और जब 2D। जब कंफर्म 2D। सेक्शन नहीं हो नंदिनी, अब मुझे तो यस। इंटरव्यू लेना था लेकिन मैं बीच बीच में समझा भी दे रहा हूँ। जब यस। कंफर्म सेक्शन नहीं हो तो सेक्शन नहीं बोलना है किसी भी इंटरव्यू में। ओके, यस। यस। अब बताइए। सर, जब कोई भी कंप्लेंट कहते हैं जब कोई भी आप एलिगेशन। यू मे स्पीक इंग्लिश यस इफ यू वांट। सर,
सॉरी सर, नहीं याद आ रहा। अरे कंप्लेंट यार नहीं याद है तो सोचो तो, 1 मिनट। इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि व्हाट इज यस, कंप्लेंट, तो कंप्लेंट किससे किया जाता है? ये सर, ये मैजिस्ट्रेट को किया जाता है जब कोई हाँ, भी मजिस्ट्रेट या ऑफेंस। न्यायालय। हाँ हाँ, यस सर। आप इसे देख लीजिएगा, निश्चित देख लीजिएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन FIR एंड कंप्लेंट? सर, एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में की जाती है, जबकि कंप्लेंट बोथ यस। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में की जाती है। एफआईआर पुलिस पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को की जाती है, और जबकि जो कंप्लेंट है वो मैजिस्ट्रेट को की जाती ओके। जीरो FIR के बारे में आपने सुना है? है। यस सर। क्या होती है ये? सर, जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है, और किसी अ, वो उस लाइक उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, जहाँ पे जो जो पर्सन एफआईआर लॉन्च करवाने जाता है जिस पुलिस स्टेशन में, और उस पुलिस स्टेशन के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, तो वो सीरियल नंबर 0 डाल के उस एफआईआर को रजिस्टर करता है, और विद इन 15 डेज वो जिस पुलिस स्टेशन के पास जुरिस्डिक्शन है उसको ट्रांसफर की जाती है। कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा। यस, यस। तो इसे जीरो क्यों बोलते हैं? सर, 0 इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम एफआईआर लॉन्च करवाने जाते हैं, तो जो पुलिस के पास एक डायरी होती है उसमें सीरियल नंबर वाइज वो केस रजिस्टर करते नंबर, हाँ वो केस नंबर, सीरियल नहीं, केस नंबर बोलना है। हैं। यस, केस नंबर। तो वहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं रहता, तो वो वहाँ पे 0 डाल के रजिस्टर होता है। इसीलिए उसे जीरो FIR बोलते हैं। यस। अच्छा, अभी संसद ने महिलाओं की सीटों को आरक्षित करते हुए एक संविधान संशोधन पारित किया है। कौन सा संविधान संशोधन है? सीरियल नंबर? सर, ये 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। यस। यस। क्या नाम है उस विधेयक का? नारी वंदन करके कुछ है। नारी वंदन करके कुछ है। हाँ, देख लीजिएगा, नारी बंधन विधेयक। यस, यस, ठीक है। यस, अच्छा, ये बताइए, जो ये इस संविधान जो संशोधन हुआ है, ये यस। इसकी प्रक्रिया क्या है? आप ये बताइए, और इंटरव्यू में जितना कहिए आपको उतना नंबर दे दिया जाए। सर, कोई भी बिल पहले लोकसभा में पेश की जाती है, उसके बाद राज्यसभा में वो। घबराइए नहीं नंदिनी, आप एकदम आराम से बोलिए, एकदम बताइए। कोई भी बिल पहले लोकसभा में, ऐसा कैसा है? संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा या लोकसभा में कहीं लाया जा सकता है ना? यस, यस। अब बताइए। यस सर, जब कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा पारित की जाती है, उसके बाद उस पे प्रेसिडेंट की असेंट ली जाती है। फिर जब प्रेसिडेंट उस पे अपनी असेंट दे देते हैं नो तो नो वो। नंदिनी, you are telling about simple bill. I want to know about constitutional amendment bill, proceeding of constitutional amendment bill. I want to know. मैं हिंदी माध्यम का हूँ, हमारी अंग्रेजी आपकी समझ में अगर आ रही हो तो हम ये जानना चाहते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक कैसे पारित होता है। यस
सर, संविधान को संशोधन करने के लिए 3 प्रक्रियाएं दी गई है। एक सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट्स कंसेंट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, ये किस प्रक्रिया के तहत हुआ? चलिए, आपने तो बहुत अच्छा बता दिया। ये किस प्रक्रिया के तहत हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपने 3 बताया। तीनों में कौन सा है इसका प्रक्रिया? पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं। इसको मस्ट रीड, इसको निश्चित देखिएगा, बिल्कुल कल ही देखना चाहिए था। ये विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया गया है। इसको पारित किया जाता है संसद की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से। अगर आप इस सवाल का जवाब दे देती तो जितना नंबर कहते हैं आपको दे दिया जाता। फिलहाल आपका अच्छा, ये बताइए, एक आदमी एक्सीडेंट हो जाता है, उसका वह मर जाता है। सड़क पर एक आदमी का एक्सीडेंट होता है, वह मर जाता है। दूसरा आदमी आता है, वह उसके पर्स को, मोबाइल को, घड़ी को निकाल करके लेके चला जाता है। यस। उसने कोई क्राइम किया है कि नहीं किया है? आपको अभियोजन के प्रोसिक्यूशन अफसर के रूप में आपको अपॉइंट किया गया है, और आपका जो थाना प्रभारी है वो आपको फोन करता है कि मैडम आप बताइए ना, ये कैसा ऐसे हुआ है, कौन सी धारा लगाई जाए, इसमें कौन सा अपराध इन्होंने किया, आप उसको क्या राय देंगी? सर, ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। हाँ, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन तो है, बिल्कुल, वेरी नाइस। तो किस सेक्शन में है ये? सर, 400 उधर चले जाइए। 400 403। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन तो आप सही बता रही हैं। है वहां पे है। लेकिन आपसे हमने पूछा कि वो मरा हुआ आदमी है ना, उसके लिए 404 में है। आप पहुंची लेकिन वहां पहुंच नहीं पा रही लग रहा है। यस। तो नंदिनी, अभी आप अररिया से बोल रही हैं? यस। अररिया में क्यों है अभी आप? सर, मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं। अच्छा, क्या आप जुडिशल सर्विस में हैं? नो सर, बैंक में। अच्छा अच्छा। आप कॉन्फिडेंस थोड़ा पैदा करिए और अपना कैमरा सामने रखिए, तो चेहरे के, अगर वो रख सकती हो तो। कैमरा नीचे है ना आपके चेहरे से? यस। कोई जगह हो तो हाँ, उसे ऊपर ऊपर रखिए। यस। आपको पता है कि एपीओ का काम क्या होता है? यस क्या होता है जी? सर, स्टेट की तरफ से जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उसे प्रेजेंट करना। स्टेट के तरफ से जो क्रिमिनल मैटर होते हैं उसे प्रेजेंट करना। सॉरी सर, क्रिमिनल मैटर्स में स्टेट को रिप्रेजेंट करना। बिल्कुल बिल्कुल सही। और एक एडवोकेट में और एपीओ में कोई अंतर होता है कि नहीं होता है? सर, सुनिए, 2 रोटी एडवोकेट बनाइएगा बस, अगर बनाइएगा तो। सर एडवोकेट और सिविल क्रिमिनल मैटर्स दोनों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट क्या क्या बट अंतर जो होता है? ये सर, जो एडवोकेट होते हैं वो सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो एपीओ होते हैं वो सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर कोई एडवोकेट है वो सिर्फ क्रिमिनल मैटर देखता है, वो क्रिमिनल का ही एक्सपर्ट है, वो नहीं देखता है सिविल मैटर, फिर उसमें और एपीओ में कोई अंतर? सर, वो कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं।
वो कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं और हम स्टेट को करते हैं। yes, और एक सबसे अच्छा अंतर आप याद कर लो, मतलब रिकॉल कर लो, आपको याद ही होगा, जो yes, अभियोजन होता है वह फैक्ट को सही तरीके से कोर्ट के सामने रख देता है, बट जो प्राइवेट एडवोकेट होता है वो बाय हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से अपने क्लाइंट का भला ही सोचता है वो। ओके। yes, लेकिन yes, हमें बाय हुक एंड क्रुक नहीं काम करना होता है, हम सही सही जो फैक्ट होते हैं yes, फैक्ट को क्या करते हैं, कोर्ट के सामने रख देते हैं। मैं बड़ा yes, कंफ्यूज रहता हूँ खगड़िया और अररिया में, कौन सा खगड़िया है कौन सा अररिया है। एक लड़का गया वहां लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हम भी आए हुए हैं, कल से ट्रेनिंग है 5 दिन की महिला सुरक्षा पर, जहां आपकी yes, ट्रेनिंग चलेगी, आप सेलेक्ट हो जाएंगी जब इस बार, yes, तो आपका आपकी ट्रेनिंग यहीं चलेगी हाजीपुर में, बीका है एक इंस्टीट्यूट। तो मैं अभी सोनपुर में हूँ, सोनपुर थाना के कैंपस में ही एक गोपालगंज में इंस्पेक्टर थे, उन्हीं के पास रुके हुए हैं। कल से वहाँ ट्रेनिंग में रहेंगे 5 दिन। हमारा नाम अनूप त्रिपाठी है, मैं 39 बैच का हूँ, अभी मैं गोपालगंज yes. में पोस्टेड हूँ। हाँ, आपका भैया इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, बस एक चीज आप करिए। हाँ अनुज जी बताइए। अभी एक स्टूडेंट और है अभी, और उसको भी लेना है। अच्छा, एक वेट। दो लाइन में इनको थोड़ा सा 2 टिप्स हाँ दे दूं बस नंदिनी को, जी दो, सर। दो आप हमें 10 सेकंड और दे दीजिए। जी तो नंदिनी आप हमें सुन रही हैं? Yes, yes, सबसे पहले तो आप खुद ही एक्सप्रेशन जो है, आपका जो कैपेसिटी है, थोड़ा सा अभी आपके पास, कब है इंटरव्यू? 6th October को। हाँ, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। और एक फ्री की Yes, सलाह है हमारी, क्योंकि आपको हमारे कैडर में आना है, सोते समय 21 बार और जगने के बाद, बिस्तर छोड़ने के बाद 21 बार, ये आपको रटना है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो रहा है टॉप टॉप 50 में। ओके। yes, thank you so much. हाँ, 21 कितनी बार? 21 बार। हाँ, 21 बार। तो मैं तो गोपालगंज में पोस्टेड हूँ, मैं अनुज जानते हैं, मैं 10 इंटरव्यू दिया हूँ, अभी मेरा एडीजे में 0.5 से नहीं हुआ है यूपी में। तो Yes, मेरे पास तो बहुत, हाँ, 10 इंटरव्यू का अनुभव है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। yes, thank ठीक you है, so अगर नहीं तक आप, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आप वो करिए। और चीजों को खुद इनसे अनुज सर से करिए, फिर किसी एक दिन अगर टाइम रहेगा तो हो जाएगा। ओके। much. ठीक, ठीक, छोटी छोटी चीजों को, जो परिभाषा खंड सब पढ़ लीजिए, छोटी छोटी चीजों को पढ़िए, और बिल्कुल फुल yes, कॉन्फिडेंस पे रहना। आपसे अच्छा कोई इंटरव्यू देने वाला होगा थोड़ी ना, एकदम बेहतरीन आपको हो जाएंगे। मैं आपका रिजल्ट देखूंगा, अभी नंदिनी ही लिखती है ना? yes, yes, हाँ, और अभी मैं यहाँ एक सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ का मंदिर है, मैं वहां से दर्शन करके ही आ रहा हूँ, वहीं के लिए रुका हूँ। तो उनसे भी yes, प्रार्थना है कि बिल्कुल आप लोग एकदम अनुज तिवारी सर के yes, नेतृत्व में एकदम डंका, यहाँ झंडा गाड़ दीजिए, डंका बजे, और हम चाहेंगे कि काबिल काबिल लोग हमारे कैडर में आए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। yes, फिर कभी yes, टाइम रहता thank you so much. Thank you है। so much, sir. ठीक है भैया, प्रणाम। प्रणाम। हाँ अनुज बताइए। प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर है अभी, इनके बारे में थोड़ा सा नंदिनी रुकिएगा अभी। सॉरी सर, आपको कुछ बताएंगे, 2 मिनट रुक जाना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर से, यदि हैं तो। और Yes, नंदिनी, आई विल बी वेरी ब्रीफ। नंबर वन, आप मुझे yes, पहली चीज आप बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज ये बताइए कि दिस yes, मीडियम ऑफ इंटरव्यू जो आपने चूज किया है, बिकॉज आई एम नॉट वेरी थॉरो विद द एपीओ एग्जामिनेशन प्रोसेस, द मीडियम दैट यू हैव चोजन yes, फॉर योर इंटरव्यू, that yes. that is an option that you exercised or it is mandatory? आपने मेंस किस मीडियम में दिया है? सर मेंस तो इंग्लिश में ही था। And then do the candidates have a choice कि they can change the interview language? Yes, yes, sir, they have choice. इंटरव्यू आप किसी में भी दे सकते हैं सर, जिसमें आप इजी तरीके से बिल्कुल आप अपने बातों को समझा सकते हैं, वहां मीन्स के मीडियम से कोई मतलब नहीं रहता है। हमारे मित्र हैं मयंक त्रिपाठी, 3 3 जगह जज हुए, वो इंटरव्यू हमेशा हिंदी में देते थे, मेंस हमेशा इंग्लिश में लिखते थे, वो उसका कोई इशू नहीं है।
जिसमें तो आप फिर ये ऐसा मतलब क्यों बोल रही हैं कि इंटरव्यू का मीडियम अंग्रेजी है? नो नो, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो ओके। कहीं सर, नहीं है। नो नो सर, सर कहने का मतलब था अभी इंग्लिश में देना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, तो मत चाहिए, आप मत चाहिए। मेरा सुझाव, क्योंकि यस, मुझे सुझाव देने को बोला गया है, आप यस आप सर, यस, नोटिस कीजिएगा, इस पूरे इंटरव्यू को रिप्ले कीजिएगा। जब अनूप साहब ने आपसे पूछना शुरू किया और जब यस, आपका कॉन्वर्सेशन हिंदी अंग्रेजी मिक्स में शुरू हुआ, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपका जो डिलीवरी है, वो सब एकदम चेंज हो गया, बिल्कुल एकदम बिल्कुल अचानक बिल्कुल से। सही बोलेंगे, तो बिल्कुल। मैं बहुत सपोर्ट करूंगा अनूप जी की बात को भी, कि आपको बिल्कुल माध्यम यही दे जिसमें आपने अभी बात की अनूप साहब से, उसी में आपको बात करनी चाहिए इंटरव्यू में। तो जी आप, जी। हाँ, ये मेरा ये सुझाव है सर सबसे थोड़ी पहला से। प्रॉब्लम, ये ये सर ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लाइक लिखने में थोड़ी लिख लेते हैं पर बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट आती है। आप हिंदी बहुत अच्छा बोल रही हैं, और हिंदी में बोलेंगी तो आप समझिए, जितना आज बताई हैं इतना बताने पे अगर आपका दिन खराब नहीं रहा, तो 60 to 65 नंबर मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ जुडिशरी एग्जाम का, क्योंकि मैंने 10 बार यस, इंटरव्यू फेस किया है। तो आप इतना नंबर बिहार में पा सकती हैं हिंदी में बोलेंगी तो। इंग्लिश में जिस तरह से, अगर आज का डेट जो आपका है, इसमें आप 50 के यस, ऊपर नहीं जा पाएंगे, अभी जो आज आपने बोला है इंग्लिश। बिल्कुल यस, जो सर ने बोला, शाश्वत सर ने, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही वहां पे, और अटक अटक के वहां नहीं बोलना है। अभियोजन का जी, मतलब ये होता है कि एकदम दबा के बोलना है आपके सामने। उस कोर्ट का सबसे रिनाउंड और सबसे जो है कि पावरफुल एडवोकेट आएगा और आपको दबाने की कोशिश करेगा। ओके, अब वो ये चाहते हैं कि हम आपकी एक्सप्रेशन क्षमता जो है वो हम देख लें, आप क्या बोल रही हैं। आप भोजपुरी में बोलिए, मतलब वो नहीं, लेकिन आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, जैसा कि सर ने अभी बताया है। बाकी आप उनसे सुनिए। यस, यस, तो हाँ, एकदम एकदम गांठ बांध लीजिए जो सर बोल रहे हैं। यस, और ये आपकी सबसे बड़ी एक सिंगल इनपुट है, वेयर यू हैव टू डू नथिंग, बट स्टिल यू विल यस, गेन सम 20-30% ऑफ द स्कोर। एक छोटा चीज, बहुत सारा चीज हम लोग बोलते हैं ये करिए तो नंबर मिलेगा, ये पहला सुझाव हम दे रहे हैं कि ये ना करिए। आप अंग्रेजी ना यस, बोलिएगा, यस, अंग्रेजी में शुद्ध अंग्रेजी भाषा में देने का प्रयास मत कीजिएगा। देर इज नो प्राइड यस, इन स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, और ये भी मैं अंग्रेजी में ही बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिंदी भाषा में जवाब यस, दीजिए। वहां पर आप अपने विचारों को जो है वह स्वतंत्र रूप से और बहुत सारगर्भित रूप से प्रस्तुत कर सकिए आप उनके सामने, और वो समझ जाए कि जो गहराई है आपकी वो समझ आ जाए। और भाषा में अगर कोई यस, किसी प्रकार की कमजोरी महसूस होगी, तो वो कभी भी जो है वो आपकी गहराई को, आपके चरित्र का जो वो पक्ष है, वो सामने नहीं आएगा। ये भाषा की सीमा हो जाती है फिर। तो वो करने से क्या फायदा है? दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर यस, एक्सपेरिमेंटेशन ना भाई। दिस इज नॉट द यस, प्लेस, you are not going there to earn marks in English language. You are going to यस, clear the interview by way of your personality presentation. तो अंग्रेजी का मुंह छोड़ दीजिए, खत्म, अब उसमें दोबारा बात नहीं होगा। नंबर एक। और नंबर, वहाँ जो यस, थोड़ा बहुत यस, देखा जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज देखा जाएगा, वहाँ इंग्लिश का परीक्षा नहीं हो रही है। आप गवाह, जैसे सर होता क्या है, एपीओ का जो काम है, मान लीजिए गवाह आया, बिहार में भोजपुरी, मगधी, अंगिका, बज्जिका, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अंग्रेजी बोलने वाला कोई नहीं आता है। यस, ओके, बिल्कुल तो सही। हमको ऐसा ऑफिसर चाहिए जो पीड़ित पक्ष को, जो विक्टिम की बात को समझ सके। हमें ऐसे लोग चाहिए जो उनको समझ सके, उनकी बातों को। और ये सारी भाषाएं, वज्जिका, अंगिका, मगधी, भोजपुरी, ये सब एक दूसरे से क्या है, मिली हुई हैं। ओके, यस, और सब हिंदी से यस, मिली हुई है। तो सर का ये मतलब मैं आपसे नहीं कह पाया था, सर ने, देखिए गुरु यस, वही है ना कि जो बिल्कुल अंदर हाथ लगा के ऊपर से चोट कर है। तो उन्होंने बहुत यस, ही सही बात बताई है कि आप ये ना करिएगा, मैं उनसे पूर्णतः जी, सहमत हूँ। जी, जी, एक तो ये बेटा बात हो गया। दूसरी बात है यस, कि कभी इस बात का ख्याल रखने का कोशिश कीजिएगा, आपने नहीं की गलती, लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं प्री एम्प्टिवली हम बताए दे रहे हैं अपनी तरफ से, ज्यादा सावधान होकर, कि जो यस, आपके बायोडेटा का जो हिस्सा उनको नहीं पता है, किसी उत्तर के जवाब में यस, उन्हें बता मत दीजिएगा। यस, If there is a system in place which precludes you from sharing certain information with the panel, तो पता चला कि वो नहीं रह गए फिट स्टेट ऑफ माइंड में और बोल गए वो, कि वो सर हम तो यहाँ से हैं इसलिए, प्रश्न कुछ और था उसके चक्कर में बोल गए, तो वो भी अवॉइड करना है। ठीक है, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। एब्सेंट माइंडेडनेस कई बार ये गलती करवा देती है कि वो बोलना नहीं था लेकिन किसी दूसरे प्रश्न के उत्तर के चक्कर में बोल गए। स्पेशली ऐसी बातें
जो आपके लिए परफॉर्मेंस का जो स्टैंडर्ड है उसको उनके माइंड में बढ़ा दें कि अच्छा अच्छा, इनका तो हस्बैंड हस्बैंड जॉब कर ही रहा है ना, ये तो सेटल्ड ही है, इनको इनको कौन इतना जरूरत है नौकरी का, समथिंग लाइक दैट, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। या कोई ऐसा बच्चा Yes, हो जिसके yes, फादर जज हो, yes, ऐसा नहीं कि yes, मैं डिमीन किसी तरह से अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं उनकी इम्पार्शियलिटी को, मुझे पूरा फेथ होता है जो पैनल मेंबर्स होते हैं, लेकिन यू कैन नॉट रूल आउट ह्यूमन इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑफ माइंड हो जाता है थोड़ा yes, सा। yes, तो ऐसी कोई भी बात किसी प्रश्न के उत्तर में न कह जाइएगा जो अदरवाइज कहना अलाउड नहीं है, विच यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्पीक बिफोर देम, नंबर 2। नंबर 3, आज फिर से मेरी सलाह है आपको, आपने बढ़िया जवाब दिया, मैं सबसे ज्यादा संतुष्ट हुआ जब अनूप सर बोलने लगे आपसे, और जब कन्वर्सेशन वो चालू हुआ तो बड़ा अच्छा लगा। 80-90% का आप जो है संतोषजनक उत्तर आप दे पाए, और वो थोड़ा बहुत तो ठीक है, वो तो हम लोग में से कोई भी फंस सकता है किसी भी चीज में। तो मुझे अच्छा लगा। इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख मिलती है कि मैं आपको किसी चीज को फिर से रटने या पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट वो 25-50 इश्यूज जो सबको पता है कि इस पर बवाल हो रहा है इंडिया में, उस पे नो बोलना yes, ठीक नहीं है बेटा, है ना। एक सेक्शन में गलती कर गए, 204 का 203 बोल, ये सब ठीक है, इट इज ओके। इफ आई वाज द पैनलिस्ट आई वुड नॉट बी ऑफेंडेड बाय दिस, बट इफ आई आस्क यू फॉर एग्जांपल कि ये कैसे कौन सा इस पे कौन सा अमेंडमेंट लाया गया है, या इसमें जो है आपके हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपका क्या मत, उस पर आप ये नहीं कह सकते कि सॉरी सर मैंने पढ़ा नहीं है। 2 लाइन 3 लाइन yes, बोलने भर का बस आपको ब्रश अप कर लेना है। हम नहीं कहते हैं कि उसमें मास्टरी कर लीजिए, लेकिन yes, ब्लैंक ना होना पड़े आपको, कभी ना करना पड़े कि सॉरी सर ये तो हम सुने ही नहीं है, वो इंप्रेशन खराब कर देता है। yes, तीसरी, बोलिए सर, मैं इनको एक लाइन आपकी बात में एक जरूर बात जरूर जोड़ना जरूर। चाहता हूँ इनको। जब मेरा इंटरव्यू यहाँ हो रहा था, ये बहुत, मैं लगभग हर लड़का जो मुझसे करीब 100-150 लोगों का फोन आ चुका, मैं सबको ये घटना जरूर बताता हूँ अपना टाइम लगा के। जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो ये बीपीएससी का में मेरा 7वां इंटरव्यू था, यूपी, मतलब ये 7वां इंटरव्यू था, बीपीएससी का मेरा ये दूसरा इंटरव्यू था। तो रिस्पेक्टेड गुप्तेश्वर पांडे सर जो पूर्व डीजीपी रहे हैं बिहार के, वो बोर्ड में बैठे हुए yes, थे, और एक हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अभी, वो भी बैठे हुए थे। तो मोदी जी 14 में आए थे वही, उस समय भी यूसीसी को लेकर के बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ था जब पहली बार मोदी जी आए थे। तो हमसे जब बातचीत इंटरव्यू बोर्ड की शुरू हुई तो उन्होंने हमसे लाका कोई सवाल ही नहीं पूछा, एक दो सवाल इधर उधर से पूछे, फिर यूसीसी पे आ गए। तो बोले समान नागरिक संहिता के लिए आप क्या कहते हैं, समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाए? तो हमने बोला नहीं सर, अभी समान नागरिक संहिता को न लागू किया जाए। मतलब अब सोचिए, जब पूरा देश समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात उस समय भी मेजॉरिटी के लोग हर चौराहे नुक्कड़ पे कर रहे थे, मेरे मुंह से निकला कि नहीं सर अभी ना किया जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो यार, कम से कम तुम विरोध का दिया तो जलाए हो सूर्य के सामने। तो हमने कहा सर हम समझ नहीं पाए कि हम क्या बोले हैं, सर सर आप क्या कह रहे हैं मेरे बारे में? बोले अच्छा तुम ये बता दो क्यों ना किया जाए। हमने कहा yes, सर देखिए, तो भारत विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पे तमाम मतांतर के लोग रहते हैं। अब हमारे पटीदारी में मर जाते हैं तो कुछ लोगों की 13वीं होती है, कुछ लोगों की 12वीं होती है, गांव में कुछ लोग 16 दिन के बाद अपना क्रियाकर्म करते हैं। तो सिविल लॉ जो लाया जाएगा विवाह संबंधी, किसी की बुआ के गांव में शादी होती है, किसी की बुआ के गांव में, जैसे मेरी शादी मेरी बुआ के गांव में नहीं हो सकती है, मेरे गांव के लोग yes, कहें उस गोत्र की लड़की हम दी है, उस गोत्र में हम ब्राह्मण है, हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जब हमारे देश में इतना ज्यादा मत भिन्नता है सर, तो अभी माहौल नहीं है। तो उसके लिए एक माहौल पैदा किया जाए। बोले कौन माहौल पैदा करेगा? हमने कहा हीरो हीरोइन, पंडा पुजारी, मुल्ला मौलवी, फिर मीडिया, सबको जब एक माहौल पैदा हो जाए तो फिर यूसीसी के बारे में सर आगे बढ़ा जाए, निश्चित तौर पर फिर ये लाभदायक होगा। और भी सवाल पूछा गया सूर्य सर, फिर उन्होंने हमें कहा कि हटो यार तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, मोदी जी रेफरेंडम से ला देंगे यूसीसी, आने प्रधानमंत्री जी ला देंगे। तो हमने कहा कि सर रेफरेंडम हमारे संविधान में कहीं दिया हुआ नहीं है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं ला सकते हैं, ना भारत सरकार ला सकती। कहो उठो यहाँ से जाओ, तुम बहुत भारी बेवकूफ हो, आए हो यहाँ नेतागिरी करने। फिर हमने कहा थैंक यू सर, हम वैसे ही मुस्कुरा के बाहर निकले। रिजल्ट आया, मेरी 18वीं रैंक थी, और पता मुझे कितना नंबर मिला था? 50 नंबर का yes, इंटरव्यू था और मुझे 40 नंबर मिला हुआ था। ठीक है। तो yes, जो चीज जो सर ने बताया, जो इन इशुओं पे अगर कुछ बोलो तो अपना स्टैंड ले करके रहो। जैसे yes, उत्तराखंड इंटरव्यू में अनुज जानते हैं, 4 सीट में मैं इंटरव्यू देने गया, वहां पे पूछा उसने कि अच्छा तुम शेर हो कि गधे? मैंने कहा गधा। सब लोग हंसने लगे, गधे हो यार, तुम्हारे पापा कहते हैं साबस गधे।
हमने बोला नहीं सर, बचपन में पापा कहते थे साहब शेर, मेरा शेर बेटा, लेकिन मैं अभी गधा हूँ। क्यों गधे हो? हमने बताया सर, मैं गधा जैसे स्वामी भक्त होता है मैं भी स्वामी भक्त हूँ। गधा निडर होता है, रात को नदी के किनारे कपड़ा लेके चला जाता है। तो बोले शेर नहीं निडर होता है। हम बोले होता है सर। तो बोले अरे वो गधा होता है, और तुम वास्तव में बहुत गधे हो, और ऐसे जगहों पे घबराना बिल्कुल नहीं है। हमने कहा हाँ सर, मैं तो स्वीकार करता हूँ कि मैं गधा हूँ। और शेर हिंसक होता है सर, वो कितना भी बहादुर हो कोई से पालतू नहीं करता और हमारे काम नहीं आता है, बल्कि गधा हमारे काम आता है। और सर मैं सोसाइटी के काम आना चाहता हूँ, गधा बन के मैं बिल्कुल गधा हूँ। हमको 64 नंबर मिला था, हालांकि हमारा वहां भी 0.25 से सिलेक्शन नहीं हुआ था 2012 में। सूर्य सर बताइए, आप बाकी चीजें ऑब्जर्व किए हैं बढ़िया। ये मैं इसलिए बताया हूँ कि कोई चीज बता करके हम जो है वैसे हैं। इंटरव्यू का मतलब एज इट इज, हम Yes. बिल्कुल जैसे हैं हमको वैसे ही बोलना है, कुछ बनावट नहीं। हम Yes. बिल्कुल हिंदी में बढ़िया बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। भाषा वहां कोई नहीं, आप कम्युनिकेशन को अपने कैसे उनको बता सकते हैं। जैसे सर है, सूर्य सर है, इनकी हिंदी अंग्रेजी दोनों पे बहुत बढ़िया पकड़ है। तो ये Yes. चाहे तो जो हिंदी वाला टीचर हमारी तरफ पूछेगा तो ये उसको हिंदी में समझा सकते हैं, और जो इंग्लिश में पूछेगा सर आप उसको, सूर्य सर आप हिंदी में भी आप उसे बोल सकते हैं। Yes. लेकिन मैं तो अभी एडीजे का इंटरव्यू दिया था, मेरी 129 नंबर में पाया। वहां तो कोई हिंदी बोल ही नहीं रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदी एक शब्द मैंने सुना नहीं। मैं प्रश्न समझा, मैं हिंदी में ही जवाब दिया, और पता है मुझे 129 नंबर मिला। 542 नंबर पे सिलेक्शन हुआ, मैं 541 नंबर पाया हूँ। तो Yes. आप जिसमें सरस और सरल हो। बाकी ओवर टू सूर्य सर, अब हमारा खत्म है और हमें और नहीं कुछ कहना है। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छे इनपुट्स दिए आपने, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बात बोली। जो सार है इन सभी बातों का वो ये है कि यू कैन नॉट फेक इट। दे आर Yes. एल्डरली पीपल, दे आर पीपल ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ योर एज। जितना आपका एज होगा Yes. शायद उनका उतना अनुभव होगा। तो उसी भाव से हमें जाना है कि कोई फड़बाजी नहीं, कोई कोई ब्लफिंग नहीं, जो हम हैं ऐसे ही हैं। हम क्या हैं, बस इतना साबित कर देना है कि हम एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, नंबर एक। नंबर दो, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। नंबर तीन, हम जानते हैं कि कभी न कभी सेल्फ इंटरेस्ट और राष्ट्र समुदाय का और सामूहिक जो हित है उसमें और स्वहित में कभी न कभी आपस में भिड़ंत होगी। तो हम तुरंत नहीं बेच देंगे देश को। फाइट Yes. करेंगे, जहां तक हो सकेगा फाइट करेंगे, सिस्टम में अपना अपना कंट्रीब्यूशन करने का कोशिश करेंगे। जब यहाँ गला पे आ जाएगा तब देखा जाएगा, लेकिन तब तक तुरंत नहीं Yes. दुकान लगा देंगे। ये चीज जो एक 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 सेंस ऑफ इंटेग्रिटी है कि नहीं ठीक है, जैसा एक कैंडिडेट में इंटेग्रिटी होना चाहिए वही है, ये हो गया। और नेक्स्ट होती है कि हम मेच्योर हैं, हम समझते हैं, हम इस बात को इतना मेच्योर है। वो आंसर मेच्योरिटी का था, आप इस बात को समझिए। अनूप सर ने जो अपने समय का इंटरव्यू गिनाया वो करेक्ट या इनकरेक्ट आंसर नहीं है, वो मेच्योर आंसर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देना चाहिए कि नहीं, नहीं लगा देना चाहिए। इससे सामने वाला सहमत भी हो सकता है और असहमत भी हो सकता है। बात सहमति Yes. असहमति की नहीं है, बात यह है कि इसके पीछे आप रीजंस क्या दे रहे हैं। आर दोज रीजंस मेच्योर और नॉट, या ऐसे ही बस फॉर द सेक ऑफ सेइंग नो। तो उनका रीजंस देखो कितना मेच्योरिटी वाला रीजन है कि पहले माहौल बना Yes. चाहिए, स्वतः आना चाहिए ये, है ना। इट शुड बी इंस्पायर्ड, इट शुड नॉट बी थ्रस्ट Yes. ऑन टू द सोसाइटी। तो कहने का अर्थ है कि हमको अपने कंडक्ट से दिखाना होता है कि हम एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, हम Yes. मेहनत करके आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, हमारा माइंड और हमारा कैरेक्टर जो है वो ट्रेनेबल है। अगर आप हमको ट्रेनिंग दीजिएगा तो हम देश की सेवा के लिए वो सारी चीजें सीखेंगे जो आप हमको सिखाना चाहते हैं। चौथी बात, हम रिजिड माइंड के नहीं हैं। हम अगर दो चीज आप हमने बोला और आपने हमारा बात लॉजिकली काट दिया तो हम उसको बहुत ही ग्रेस के साथ चुपचाप एक्सेप्ट कर लेंगे कि सर ये बात हमको हम नहीं सोच पाए थे। हम यानी Yes. मॉनिटरली ही नहीं, इंटेलेक्चुअली भी ऑनेस्ट होना चाहिए कैंडिडेट कि हम जो है हम Yes. मानते हैं सर ये हमारा हम नहीं सोच पाए थे ये, इसके लिए हमें और अध्ययन की आवश्यकता है। एंड दैट इज इट, यू डोंट हैव टू बी व्हाट यू कॉल्ड मूविंग इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सपर्टीज इन लॉ, नथिंग लाइक दैट। इसमें दो चार सवाल इधर उधर गलत होगा, कोई कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी। लेकिन बोल ले जाइए अपने दिल की बात अच्छे से, और अब जो हमने बताया वो पॉइंट्स कवर हो जाए, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर इंटरव्यू। Yes. हम उस सर एक उदाहरण देना चाहते हैं सर, आप भी इसको अन्य स्टूडेंट को बता दीजिएगा। अभी आपने जो बोला ना वो उसी पे एक उदाहरण देना चाहते हैं। जैसे हमसे गुप्तेश्वर पांडे सर ने बोला कि अभी राहुल गांधी ने कहा है, उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र मधुमक्खी का छत्ता है।
याद होगा आपको भी, उस समय अनुज सर को भी याद होगा, राहुल गांधी जी ने कहा था भारतीय लोकतंत्र एक मधुमक्खी का छत्ता है। तो बहुत ज्यादा उनका क्रिटिसाइज हुआ था, बहुत ज्यादा हुआ था, क्रिटिसाइज किया गया, मतलब बहुत आलोचना हुई थी उनकी। तो गुप्तेश्वर पांडे सर ने स्वतः हमसे पूछा इस प्रश्न को कि राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र मधुमक्खी का छत्ता है, और लोग उनका इतना विरोध कर रहे हैं, तो क्या भारतीय लोकतंत्र मधुमक्खी का छत्ता है? तो हमने कहा कि सर, इस तरह अगर उन्होंने कहा है तो गलत कहा है उन्होंने। भारतीय लोकतंत्र बहुत ही खूबसूरत है, और वह मधुमक्खी का छत्ता नहीं है, वह तो सर बिल्कुल फूल की तरह है। तो वो बोले कि अच्छा, मधुमक्खी के छत्ते से तुम क्या समझते हो? तो हम बोल रहे कि सर, मधुमक्खी का छत्ता मधु देता है, शहद के प्रयोग में आता है। बोले नहीं, बनता कैसा है बेटा, बाबू बताओ तो। हमने कहा कि सर, एक रानी मक्खी होती है, बाकी उसकी सहायक मक्खी होती है, वो रस चूस के लाती हैं, उस छत्ते में देती हैं, और वो शहद बनाती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ, जब राहुल गांधी जी ने ये कह दिया कि भारतीय लोकतंत्र मधुमक्खी का छत्ता है, तो क्या उन्होंने गलत कहा? कितनी बढ़िया बात है। देश का एक मुखिया होगा, बाकी लोग मिल के लाएंगे देश को, लोकतंत्र को खूबसूरत बनाएंगे। क्या गलत कहा उन्होंने? तो मैंने कहा क्षमा करिएगा सर, माननीय राहुल गांधी जी को यह बात फिर मीडिया के सामने आके स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए थी। जब लोग उनका विरोध करने लगे, तो हम लोग भी टीवी चले कि उन्होंने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। सर, आपने बता दिया तो कितना बढ़िया बात है कि वास्तव में मधुमक्खी को छत्ते को बनाने में हर छोटा बड़ा आदमी अपना योगदान देता है। तो अगर राहुल गांधी जी ने इस तरीके से कहा तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने कहा है। बोले अभी तो तुम 1 मिनट पहले कह रहे थे कि गलत कहा है। हमने कहा कि सर, तब हम दूसरे पहलू से सोच रहे थे, आपने जो बताया वो पहलू बहुत सही है। ये अभी सूर्य सर जो बात बता रहे थे कि आप जिस एस्पेक्ट से देखते हैं, जिन चीजों को जो बताते हैं, ये सवाल मेरा बीपीएससी में ही हुआ था, मधुमक्खी के छत्ते वाला। फिर मैंने उनको बोला, फिर तभी तो उन्होंने हमको 80% नंबर दिया। सोचिए, 50 से 40 नंबर उन्होंने हमें दिया। Yes. तो नंदनी, आप जो आपकी तैयारी का ढर्रा है उसे जारी रखिए, लेकिन अंग्रेजी में आप बोलना छोड़ दिए, मिक्स बोलिए, नथिंग टू वरी। जी है ना? जी। और करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लीजिए, और कुछ ज्यादा रट्टा Yes. मारने के लिए मैं नहीं कहूंगा। यू आर गुड, यू आर प्लेजेंट, योर डिमीनर इज वेरी कॉन्फिडेंस गिविंग, यू अपीयर टू बी ऑनेस्ट ऑल्सो, कि हाँ भाई जो है वो है। एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर somebody. If you interact with somebody and your vibes, they should then give the experience of honesty, genuineness. तो वो ठीक है, वो सब पार्ट्स आपके ठीक हैं। आपका मैं कहूंगा अच्छी बातें हैं, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह भी एकदम ठीक है, उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको पता ही होगा कि सामने वाले का क्वेश्चन कब खत्म हुआ, कब हमको बोलना है, वो अपने आप आ जाता है। तो कभी भी आर्ग्यू ना करिए, आर्ग्यू तो आप करेंगे ही नहीं, आई नो योर नेचर, आर्ग्यू नहीं करना है। जहां लगे कि गड़बड़ा रहा है, नहीं वो हमारी भी बात सही है, ये भी सही बोल रहे हैं, वहां पर आप बोल दीजिए कि क्षमा कीजिएगा सर, मुझे और इस पर अध्ययन की जरूरत पड़ेगी लगता है। और ओवरऑल आपका मुझे ठीक लगा। ज्यादा मुझे कोई दिक्कत ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन आपको मेहनत जारी रखनी चाहिए। करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा Yes. और अच्छे से जान लीजिए। एंड आई डू Yes. नॉट सी एनी अदर डीमेरिट इन योर पर्सनैलिटी एज सच। जैसे ही आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो सब गड़बड़ा जा रहा है। बाकी बाकी यू आर ओके फ्रॉम माई साइड, यू विल डू वेरी वेल इन लाइफ। ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. और वो नंदिनी, उसको लेकर के, माइनर एक्ट को लेकर परेशान मत होना बिल्कुल। माइनर एक्ट से Yes. सवाल पूछे नहीं जाते हैं ज्यादा। Yes. उसमें आर्म सेफ्ट में बस एक देख लेना, एक सेक्शन की सैंक्शन किसमें दिया जाता है, Yes. 39 है जो उसका। और एक Yes. आदमी कितने लाइसेंस होल्ड कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। Yes. एंटी सेपेटरी में Yes. SC ST में देख लेना होती है कि नहीं होती है। ओके। Yes. Yes, sir. और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में को बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। और कौन सा एक एक्ट है? Foxo. पॉक्सो में बस 4 5 10 देख लेना, और ये कितने उम्र के लोग पॉक्सो में आते हैं।
बालक में कौन आता है, बालक कौन होता है। ओके, Yes, yes, sir. जिसे जरूरत नहीं माइनर एक्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा ये हम अब चूंकि समय अभाव है, कॉन्स्टिट्यूशन का वो थोड़ा सा देख लेना, जितने भी थ्योरी है, जो भी सिद्धांत है, ठीक है। Yes, yes, हाँ, डिफरेंट सस्पेंस से लेकर के आप बिल्कुल वहां तक लास्ट तक देख लीजिएगा। ट्यूटोरियल एक्सेस थ्योरी को 20 शब्द में बोलने की कोशिश कर लीजिएगा। वो बहुत सवाल बीपीएससी में पूछा जाता है, वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बहुत पूछते हैं, बीपीएससी का पेट सवाल है, चाहे संविधान हो या ना हो। ठीक है, yes, sir. चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नंदिनी जी। आइए हमारे कैडर में। Yes, thank you so much, sir. थैंक यू सर। मोनिका, ठीक है बेटा, आप कैमरा ऑफ कर लो अपना। ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank you. ओके, Yes, sir. आपका मीडियम क्या है इंटरव्यू का?